चिकपी, वही जनरल इंट्रोडक्शन से बात करेंगे। देखो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। बॉटनिकल नेम, ठीक है। देखो सबसे पहले तो समझो चिकपी जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं देसी, ठीक, और दूसरे होते हैं काबुली। आप सभी लोगों ने देखे होंगे देसी चना और काबुली चना, ठीक है। चिकपी को हिंदी में चना बोलते हैं। तो देसी चना होता है और एक काबुली चना होता है। ये जो देसी होता है वो ब्लैक कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक कलर का या फिर ब्राउन कलर का, ठीक है, इसलिए इसको काला चना भी कहते हैं। और ये होता है वाइट कलर का, इसलिए इसको सफ़ेद चना भी कहा जाता है। दोनों के बॉटनिकल नेम अलग अलग हैं। देसी चना का बॉटनिकल नेम है सिसेर एरिटिनम, ठीक है। काबुली चना का बॉटनिकल नेम है सिसेर काबुलिका, ठीक। दोनों के बॉटनिकल नेम याद रखना है। फैमिली की बात करते हैं। फैमिली क्या है? लेग्यूमिनेसी, ठीक। नया नाम जो अब आया है इसका वो है फैबिएसी। जैसे ग्रेमिनी का नया नाम था पोएसी, यहां पर लेग्यूमिनेसी का नया नाम क्या है? फैबिएसी, ठीक है। ओरिजिन की बात करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया था कुछ ऐसी क्रॉप्स है जिनके ओरिजिन एकदम कॉमन है। जैसे गेहूं का क्या था? साउथ वेस्ट एशिया। गेहूं के अलावा चना भी उसमें से है, बार्ले भी है, बकबीट भी है, इन सभी का साउथ वेस्ट एशिया ही है। तो यहाँ पर ओरिजिन क्या है? साउथ वेस्ट एशिया, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर की बात करो, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम नंबर इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि प्लांट साइंस आज के टाइम पर फेवरेट सब्जेक्ट है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं। चिकपी के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 14, और चिकपी तो है ही। देसी चने के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं 2n = 14, वहीं काबुली चने के अंदर होते हैं 2n = 16, ठीक है। और देखो प्रोटीन कंटेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के अंदर एक जैसा ही होता है, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप 21% याद करो, सॉरी डिग्री सेल्सियस नहीं, 21% प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर होता है। अगर कभी फैट पूछ ले तो फैट आप बताओगे यहाँ पर कितना है? 4.5% इसके अंदर फैट कंटेंट होता है। टेस्ट वेट की बात करो यहाँ पर, यह है इंपॉर्टेंट चीज़। टेस्ट वेट दोनों का अलग है, देसी का अलग है और काबुली का अलग है, क्योंकि दोनों के जो दाने होते हैं ना, कोई इसका छोटा दाना होता है, स्मॉल सीड होते हैं इसके, ठीक है, और इसके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? लार्ज होते हैं। तो दोनों का जो टेस्ट वेट है वो अलग अलग रहेगा। यहाँ पर अगर हम देसी चने की बात करें तो इसका टेस्ट वेट होता है 140 से लेकर 259 ग्राम, ठीक है। वहीं अपने काबुली चने की बात करें तो ये होता है 260 से लेकर 450 ग्राम। ये आपको याद रखना है दोस्तों, 140 से 259 ग्राम ये टेस्ट वेट किसका है? देसी चने का या ब्लैक ग्राम का, काला चने का। और 260 से लेकर 450 ग्राम ये काबुली का या फिर वाइट सफ़ेद चने का, ठीक है। टेस्ट वेट हो गया। और देखो आपको पता है इनकी जो पत्तियां होती हैं, चिकपी की जो लीव्स होती हैं, उनका सॉल्टी नेचर होता है। वो खाने में कैसी होती हैं? सॉल्टी टेस्ट की होती हैं, या फिर कहो कड़वी होती हैं थोड़ी सी। उनका टेस्ट कैसा होता है? सॉल्टी नेचर का होता है, थोड़ा सा कड़वापन होता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं कि ये कड़वापन क्यों है? ये सॉल्टी नेचर जो है, नमकीन वाला जो नेचर है इसके अंदर, ये क्यों है, किसकी वजह से है? यहाँ पर दो तरह के एसिड पाए जाते हैं, एक होता है मैलिक एसिड और दूसरा होता है ऑक्जेलिक एसिड। मैलिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड, दोनों में की अगर हम परसेंटेज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है, लगभग 90 से 96% तो अकेला मैलिक एसिड ही है। ऑक्जेलिक एसिड बहुत कम होता है, 4 से लेकर 10% तक बस। हालांकि दोनों ही रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन अगर आपको एक चुनना पड़े तो आप आंसर लगाओगे मैलिक एसिड। और देखो रूट की बात कर लो, टेप रूट सिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। कैसा? टेप रूट सिस्टम, ठीक है। इनफ्लोरोसेंस की बात करो, इनफ्लोरोसेंस, यहाँ पर इनफ्लोरोसेंस होती है एक्सिलरी रेसिन। ये नाम बस आप लोग याद रखना, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। एक्सिलरी रेसिन, इनफ्लोरोसेंस कैसी होती है आपकी? एक्सिलरी रेसिन, ठीक है। साथ ही साथ ये लॉन्ग डे प्लांट है। कैसा है? लॉन्ग डे प्लांट। मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पर, मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन की, देखो मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन दोनों ही किस कहाँ पर है? अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम एरिया भी मध्य प्रदेश में ही है और प्रोडक्शन भी मध्य प्रदेश में ही है। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो पूरे वर्ल्ड में जितना एरिया है ना, किसके में? चिकपी कल्टीवेशन का जितना टोटल एरिया है पूरे वर्ल्ड में, इंडिया जो है वो अकेला शेयर करता है 65%। पूरे वर्ल्ड का जो टोटल एरिया है चिकपी कल्टीवेशन में, उसका 65% अकेला इंडिया कंट्रीब्यूट करता है। पूरे वर्ल्ड में चिकपी का जितना प्रोडक्शन होता है ना, उसका 70% प्रोडक्शन अकेला इंडिया करके देता है। और इंडिया के अंदर भी मैक्सिमम कौन करके देता है? मध्य प्रदेश, सेकंड नंबर पर राजस्थान आता है, ठीक है। ये तो जनरल इंट्रोडक्शन की बात हुई।
जहाँ से हमेशा ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब बात करते हैं इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस की। कुछ विशेष नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कशन करते जाएंगे और इसको फिनिश करते हैं। देखो, इसमें लैंड प्रिपरेशन में हमें एक पॉइंट याद रखना है, जैसे कि लैंड प्रिपरेशन मैंने बताया था कि किसी भी क्रॉप का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। इससे पहले मैंने आपको बाजरा के केस में बताया था, बाजरा के केस में लैंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर फाइन सीड बेड, बिल्कुल जो मिट्टी थी, जो खेत था उसको, उसकी मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा करना था, क्लॉडी नहीं होनी चाहिए, फाइन सीड बेड की जरूरत थी बाजरा के केस में। लेकिन चिकपी के केस में जस्ट अपोजिट होता है। यहाँ पर सीड बेड कैसा चाहिए आपको? क्लॉडी एंड रफ, क्लॉडी एंड रफ सीड बेड इज एसेंशियल। ठीक है, बड़े बड़े मिट्टी के डेले हो, एकदम रफ टाइप का खेत हो, उसमें आप चने की खेती कर सकते हो। सॉइल की बात करो, कैसी सॉइल चाहिए? क्ले लोम सॉइल। ठीक है, क्लाइमेट की बात कर लेते हैं। हमें पता है ये एक रबी क्रॉप है, मतलब इसको कोल्ड क्लाइमेट की जरूरत पड़ेगी। ठीक, और देखो सीड रेट पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसके पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस का। सॉरी, दो तरह के चने हमने देखे थे, एक काला चना और एक सफेद चना, सिसर एलिटेनम और सिसर काबुलिकम। दोनों की सीड रेट अलग अलग है। 70 से 80 kg पर हेक्टेयर, ये किसके लिए है? देसी के लिए। ठीक, 80 से 100 kg पर हेक्टेयर, ये किसके लिए है? काबुली के लिए। ठीक, यहीं स्पेसिंग की भी बात कर लेते हैं। देखो, स्पेसिंग की बात करें अपन, चलो यहीं लिख लेते हैं इसी के सामने स्पेसिंग। यहाँ पर देसी चने की अगर बात करते हैं तो स्पेसिंग होगी 30x10। 30 मतलब रो टू रो और 10 मतलब प्लांट टू प्लांट। वहीं अगर इसमें हम बात करें तो यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है, यहाँ पर रखनी पड़ती है 45x10। 45 मतलब रो टू रो और 10 मतलब प्लांट टू प्लांट। ठीक है, सोइंग इसको कर देते हैं अपन डेप्थ। सोइंग डेप्थ, यहाँ पर सोइंग डेप्थ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसका इंपॉर्टेंस क्यों है बताता हूँ मैं। सोइंग डेप्थ यहाँ पर रखते हैं अपन 8 से 10 सेंटीमीटर, काफ़ी गहराई में बोया जाता है। एटलीस्ट कम से कम नहीं तो हमको 8 सेंटीमीटर तो रखनी ही पड़ेगी। क्यों? इसका कारण क्या है? यहाँ पर बिल्ट से बचने के लिए, अभी मैं सारी चीज़ बताऊँगा बिल्ट से क्यों बचा जाता है कम गहराई पर रखने से। ठीक है, सोइंग डेप्थ कितना? 8 से 10 सेंटीमीटर। NPK की बात कर लो, बहुत सिंपल है, 20 40 20। ठीक है, कितना? kg पर हेक्टेयर। नाइट्रोजन इतना कम क्यों लगता है? क्योंकि जितनी भी पल्सेस क्रॉप होती हैं, लेग्यूमिनस क्रॉप होती हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसलिए इनको कम नाइट्रोजन चाहिए। अब आप कहोगे सर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है तो इतना भी क्यों दे रहे हो? इतना भी मत दो, देना पड़ता है क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है उनके रूट नोड्यूल से। तो रूट नोड्यूल्स बनने में कुछ समय लगता है, 1 महीने का 30 से 35 दिन का समय लग जाता है रूट नोड्यूल्स डेवलप होने में। तब तक तो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए इतना मिनिमम अमाउंट में हम नाइट्रोजन दे देते हैं। इरीगेशन की बात करते हैं। देखो, बहुत कम पानी में इसकी खेती हो जाती है। अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है तो 2 क्रिटिकल स्टेज है यहाँ पर जहाँ आप इरिगेशन दे सकते हो। कौन कौन सी? पहली है आपकी प्री फ्लॉबरिंग स्टेज। ध्यान रखना, फ्लॉबरिंग स्टेज पर पानी नहीं देना, आपको प्री फ्लॉबरिंग स्टेज पर देना है। और दूसरी है पॉड डेवलपमेंट। इन 2 स्टेज पर आप पानी दे सकते हो। ठीक, और देखो वीड कंट्रोल की बात करो, इसमें तो कुछ मत करो, सिंपल याद रखो, पेंडीमिथिलीन का यूज़ कर दो बस, और निंदाई उड़ाई करते रहो। पेंडीमिथिलीन कैसा है? प्री इमरजेंस हर्बिसाइड है, इसका यूज़ करो, काम खत्म करो। ठीक, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है निपिंग। ये देखो निपिंग क्या होता है, यह है इंपॉर्टेंट, लगा दो इसके ऊपर IMP। देखो भाई, जब आपका प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट का हो जाए, जैसे कि मान लो ये प्लांट है और ये प्लांट जो है वो 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट का हो जाए, इसको लगभग 30 से 35 दिन लगते हैं 15 सेंटीमीटर हाइट तक पहुंचने में। तो आप ये भी कह सकते हो कि जब प्लांट 15 से 20 सेंटीमीटर हाइट का हो जाए या 30 से 35 दिन बाद हम निपिंग प्रोसेस करते हैं। अब निपिंग होता क्या है? ये जो एपिकल वाला पार्ट होता है, देखो नॉर्मली क्या होता है, जब प्लांट यहाँ पर मान लो फोटोसिंथेसिस हुआ या यहाँ से न्यूट्रिएंट लिया, ठीक है, तो जो मेजर जो न्यूट्रिएंट होता है ना वो हमेशा एपिकल पार्ट में ही जाता है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पर इस एपिकल पार्ट को ही रिमूव कर देते हैं। तो जब एपिकल पार्ट को हम रिमूव कर देंगे, यहाँ पर हमने क्या कर दिया, रिमूवल ऑफ एपिकल पार्ट। एपिकल पार्ट को हमने रिमूव कर दिया था। जब हम ऊपर वाले पार्ट को रिमूव कर देंगे तो जो न्यूट्रिएंट इस एपिकल पार्ट में जा रहा था वो अब कहाँ जाएगा, उसकी लेटरल ब्रांचेस में जाएगा। ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो पॉड होते हैं ना, जो सीड होता है ना, वो हमेशा लेटरल ब्रांचेस में ही बनता है। तो न्यूट्रिएंट की हमें जरूरत कहाँ पर है? लेटरल ब्रांचेस में, ना कि एपिकल पार्ट में। इसलिए इसके एपिकल पार्ट को रिमूव कर देते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट पहले एपिकल पार्ट में जा रहा था, अब वो न्यूट्रिएंट पॉड में जाएगा, लेटरल ब्रांचेस में जाएगा। तो इस निपिंग करने के 2 फायदे हुए। क्या? एक तो जो लेटरल ब्रांचेस है उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक, फ्लॉबरिंग अच्छी होगी,
तो जब लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ अच्छी होगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी, तो पॉट डेवलपमेंट भी अच्छा हो जाता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं निपिंग। याद बस यही रखना है, निपिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एपिकल पार्ट, और ये कब की जाती है? 30 से 35 दिन पर, या फिर प्लांट की हाइट से रेस्पेक्ट में पूछे तो 15 से 20 दिन पर। अब आ जाओ सीधे हार्वेस्टिंग पर। हार्वेस्टिंग में क्या है, जब प्लांट आपका सूख जाए तो असिए की मदद से या फिर हार्वेस्टर चला दो, अगर ज़्यादा फील्ड में आपने कर रखा है तब हार्वेस्टिंग कर लो। उपज की बात कर लें, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखो यहाँ पर बड़ा कॉमन से मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी पल्सेस हैं, अपन 5 पल्सेस पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, चिकपी, पिजन पी, ग्रीन ग्राम, ठीक है, और आपका उर्द ग्राम और लेंट, ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट पल्सेस हैं। इन पांचों की जो उपज है वो 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर ही होती है। ठीक, ये तो अपना पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस खत्म हो गया। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ के बारे में देख लीजिए, 1-2 वेराइटीज़ की बात करेंगे, जैसे कि विल्ट रेजिस्टेंस वेराइटी कौन सी होती है? तो वेराइटी का नाम याद रखना, अवरोधी। अवरोधी जो होती है विल्ट रेजिस्टेंट वेराइटीज़ के अंदर पाई जाती है। एक होती है म्यूटेंट वेराइटी, बताओ म्यूटेंट वेराइटी कौन सी होती है? तो वो है RS11, ये होती है म्यूटेंट वेराइटी। अब ये कंसेप्ट देख लो कि एटलीस्ट 8 सेंटीमीटर, इतनी हमें क्यों, इतनी गहराई पर, कम से कम 8 सेंटीमीटर गहराई पर हमें चने की बुआई करनी चाहिए। इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, अगर आप देखो, चने के अंदर 2 प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती हैं, एक तो विल्ट का, और दूसरा जो पॉड बोरर है, हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। 2 प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है, विल्ट और हेलिकोबर्पा आर्मीजेरा। इन दोनों से कैसे क्या है? देखो, अगर आप अर्ली सोइंग करते हो, साथ में आप सैलो सोइंग भी करते हो। सैलो सोइंग मतलब आपने 8 सेंटीमीटर फॉलो नहीं किया, अर्ली सोइंग कर दी और सैलो। हाँ, यहाँ पर हमने एक चीज़ बात नहीं करी, यहाँ पर हमने सोइंग टाइम नहीं देखा। सोइंग टाइम कब इसकी बुआई करनी चाहिए? देख लो, यहाँ पर लिख देता हूँ। इसकी बुआई करनी चाहिए आपको 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक इसकी हमें बुआई करनी चाहिए। अब आ जाओ, देखो, अगर आप अर्ली सोइंग करते हो और सैलो सोइंग करते हो, डीप सोइंग ना करके आप ऊपरी सुपरफिशियली 8 सेंटीमीटर पे आप ना बोते हुए उसको सुपरफिशियली आपने सैलो सोइंग कर दी और अर्ली सोइंग कर दी, ऐसी कंडीशन में जो विल्ट डिसीज है इसका प्रकोप बढ़ जाता है। विल्ट डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो विल्ट से बचने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑब्वियसली लेट सोइंग करो तो विल्ट से बच लेंगे, और साथ में डीप सोइंग करो। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम हमें यहाँ पर 8 सेंटीमीटर डीप सोइंग करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात कि कम से कम 8 सेंटीमीटर हमको डीप सोइंग क्यों करनी है? विल्ट से बचने के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आप लेट सोइंग करते हो तो फिर पॉड बोरर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं उसके अटैक करने के, और अगर अर्ली सोइंग करोगे तो विल्ट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो वो सिचुएशन के हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप उस जगह पर पॉड बोरर का प्रकोप ज़्यादा है कि विल्ट का प्रकोप ज़्यादा है। कुछ 1-2 चीज़ें और देखो, जैसे कि चने को हम यूजुअली आपने देखा होगा, हम चने को सुबह भिगो कर खाते हैं, जर्मिनेटेड करके खाते हैं। जो जर्मिनेटेड चने होते हैं, जो जर्मिनेटेड सीड होते हैं, उसमें एक्चुअली उसमें क्या ऐसा कंटेंट बढ़ जाता है, कौन सा न्यूट्रिएंट उसके अंदर ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए उसको हम जर्मिनेट करके खाते हैं। उसके अंदर बेसिकली विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है। तो जब विटामिन सी का कंटेंट बढ़ जाएगा तो वो स्कर्वी डिसीज से हमको बचाएगा। कौन सी डिसीज? स्कर्वी डिसीज, स्किन की डिसीज होती है, हमारी त्वचा से रिलेटेड डिसीज होती है, उससे बचाएगा हमें। क्यों? क्योंकि जर्मिनेटेड सीड खाने से उसके अंदर विटामिन सी बढ़ जाता है। चने का एक और फायदा है कि ये ब्लड प्यूरीफायर की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ये ब्लड प्यूरीफायर का काम करता है। चने खाते रहोगे तो अपने जो शरीर के अंदर जो ब्लड है वो प्यूरीफाई होता रहता है। और कोई पॉइंट तो नहीं बचा इसमें? ठीक है, तो ये अपना चिकपी जो है वो कंप्लीट हो गया। जनरल नेम देख लो, बड़ा कॉमन चीज़ छूट गई है। चने को हम लोग ग्राम भी कहते हैं, इसको हम लोग बंगाल ग्राम भी कहते हैं। ठीक,